बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सामाजिक ज्ञान में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आप सभी का स्वागत है। देखो बेटा, मैंने आपके लिए छुट्टियों के काम की अलग अलग सॉल्यूशन वीडियो बनाई हैं। 4 तारीख की वीडियो, फिर 7 की, फिर 12 की और उसके बाद 15 तारीख की वीडियो बनाई है। अब मैंने सभी वीडियोज को जोड़कर एक वीडियो बना दिया है ताकि जिन बच्चों की कोई वीडियो मिस हो गई हो या कोई काम छूट गया हो तो वो इस वीडियो को देखकर अपना कार्य पूरा कर ले। ठीक है, तो अगर आपकी भी कोई वीडियो छूट गई है या बीच में रह गई, आपको काम नहीं मिला, तो यहाँ से आप अपना कार्य पूरा कर सकते हो और पूरा करके अपने टीचर को भेज देना। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक करने में और कमेंट करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो। एक लाइक ही तो करना है, मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, आप लाइक कर दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपका काम पूरा है कि नहीं पूरा है। ठीक है बच्चों, और पूरा करके अपनी टीचर को भेज देना। इसके बाद हमारा जो छुट्टियों का काम है वो खत्म हो गया है। अब हम फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बेटा क्लास 4th में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में सामाजिक ज्ञान में आपको जो काम करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। 4 तारीख मंगलवार के दिन आपको ये काम करना है और आज हमारी एसएस की पहली ही क्लास है। ठीक है, आगे और क्लासेस आएंगी, उसमें देखो 7 तारीख को है, फिर 12 तारीख को है, लेकिन पहले आज हम केवल आज की बात करेंगे। यहाँ पे बेटा आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने के लिए आप कौन कौन से यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते हो, मैं भी लिखवाऊंगी, लेकिन पहले समझा देती हूँ। देखो बेटा, आप बाहर जाते हो तो पास की दूरी के लिए आप ई रिक्शा जो आजकल चली हुई है उनका इस्तेमाल करते हैं। बस में भी जा सकते हैं, है ना, थोड़ी दूर के लिए जाना हो तो ई रिक्शा में जा सकते हैं और बाइक पर जा सकते हैं। जिन लोगों के पास गाड़ी है, कार है, वो कार में जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें लंबी दूरी तय करनी हो तो हम मेट्रो में जाते हैं, रेलगाड़ी में जाते हैं, और आदमी जो चलाता है रिक्शा उसमें जाते हैं, ऑटो में जाते हैं। तो अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करके हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, है ना। तो सभी बच्चे यहाँ पर बेटा मैं आपको ये कह रही हूँ, यहाँ पर आपको केवल नाम लिखने हैं। इन्होंने यही बताया है, ऐसे लिखने के लिए भी नहीं बोला है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए, और आप इसको कॉपी में कर लेना ताकि आपको भी रहे कि हाँ एसएस का काम भी साथ साथ पूरा हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आप कौन कौन से यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं? और जो मैंने बताए हैं इनके अलावा अगर कोई बच्चा और किसी साधन का इस्तेमाल करता है, साइकिल का इस्तेमाल करता है या ट्रक का इस्तेमाल करता है या घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, गांव में जाते हो तो उनका इस्तेमाल करते हो, उनके नाम भी लिख देना। लेकिन मैं सामान्य नाम ही लिखूंगी जो सबके लिए लागू होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी भी सफर में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर बेटा आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी, बस, रेलगाड़ी, तो आपको खिड़की से बाहर अपने शरीर का कोई भी अंग नहीं निकालना चाहिए। मतलब आपको मुंह, हाथ, पैर खिड़की से बाहर नहीं निकालने चाहिए। आप कुछ भी खा रहे हैं वो तो उसके छिलके हमें बस के अंदर या सड़क पर नहीं फेंकने चाहिए। बस का मतलब मेरा यहाँ पे जिस भी यातायात के साधन में जा रहे हैं, अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो ये नहीं कि ट्रेन में डाल दोगे। हमारी ये गंदी आदत होती है, आपकी नहीं, सब लोगों की, मैं उसमें खुद को भी शामिल कर रही हूँ। हम लोगों की ये गंदी आदत होती है, हमने कुछ भी ट्रेन में लेके खाया, छिलका वहीं डाल दिया, पेपर, कागज वगैरह जो भी है या उसके रैपर है वो वहीं डाल दिए। ट्रेन तो हमारी है, देश तो हमारा है, साफ कौन रखेगा? हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस यातायात के साधन में आप जा रहे हैं उसको साफ रखना चाहिए। आपको खिड़की से बाहर मुंह या हाथ या शरीर का कोई भी अंग नहीं निकालना चाहिए। अच्छा, टिकट लेके यात्रा करनी चाहिए, ये सबसे जरूरी नियम है। दिल्ली में महिलाएं फ्री हैं, मुफ्त में यात्रा कर सकती हैं, लेकिन दिल्ली से बाहर भी जाएं तो आपको हमेशा टिकट लेकर यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों का आधा टिकट लगता है, बड़ों का पूरा टिकट लगता है। और जहां तक भी जाएं, जिन यातायात के साधनों में पहले टिकट लेनी पड़ती है, आप टिकट अवश्य लें। ठीक है, पहले नियम ये हो गया। दूसरा,
अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, किसी के साथ गाली गलौच ना करें, किसी से बदतमीजी से बात ना करें, धक्का मुक्की ना करें, क्योंकि लोगों की आदत होती है बस में चढ़ते टाइम और उतरते टाइम धक्का मुक्की बहुत करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको धक्का मुक्की नहीं करनी है। तो बस यही 4-5 बातें आप अपनी कॉपी में भी लिख लेना और आपको समझ में भी आ जानी चाहिए। इन छुट्टियों का मकसद क्या है? आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाना। और आज हम केवल इन्हीं 2 प्रश्नों को करेंगे, पहली वीडियो में सिर्फ इन्हीं 2 को, ठीक है। तो मैं इनके आंसर लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है बेटा। देखो मैंने दोनों के आंसर लिख दिए आपके लिए, तो आप दोनों प्रश्नों को पूरा कर लेना। पहले प्रश्न का उत्तर है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाइक, रेलगाड़ी, बस, मेट्रो, ई रिक्शा, कार, ऑटो रिक्शा आदि का प्रयोग करते हैं। अगर इसके अलावा कोई और साधन है जिनका आप इस्तेमाल करते हैं तो उनका लिख देना। दूसरा प्रश्न, किन बातों का ध्यान रखेंगे? उसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो मैंने बताया था शरीर का कोई अंग खिड़की से बाहर ना निकालें। दूसरा मैंने बताया था वाहन में चढ़ते उतरते समय धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। तीसरा बताया था टिकट लेकर यात्रा करनी चाहिए। अच्छा, पहले मैंने एक पॉइंट और बताया था, वो भी आप लिख सकते हैं कि बस में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर मुझे एक पॉइंट और याद आया कि हमेशा जरूरतमंद लोगों को सीट देनी चाहिए। कोई अगर व्यक्ति विकलांग है, कोई गर्भवती महिला है, या कोई महिला ऐसा है जिसके पास छोटा बच्चा है, तो ऐसे लोगों को पहले सीट दे देनी चाहिए। चाहे आपको पहले सीट मिली है और आप बैठे हैं, तो आपको सबसे पहले इन लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद करनी बहुत जरूरी होती है। तो अच्छी आदतें सीखेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। और यहाँ पे आपके दोनों प्रश्न पूरे हो गए हैं। सभी बच्चे इनको पूरा कर लेना। ये आपका आज का यानी 4 तारीख का काम पूरा हो गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लो। कक्षा 4 में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में बेटा आज हम करेंगे 7/1/2022, 7 जनवरी 2022 शुक्रवार का काम। ठीक है, 4 तारीख का काम हम पहले कर चुके हैं और इसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे राज्यों के नाम लिखो जहां से आप समुद्र देख सकते हो। कहने का मतलब है वो राज्य है जो समुद्र के किनारे बसे हों या जिसके आसपास समुद्र हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको भारत का नक्शा दिखाना चाहूँगी, मैप दिखाना चाहूँगी, क्योंकि हमें समझने में आसानी होगी। देखो बच्चों, ये हमारे भारत का मैप है और आप जहाँ जहाँ ये नीला भाग देख रहे हो ना बेटा, ये क्या है? पानी यानी समुद्र तट। समुद्र कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी है, इधर हमारा हिंद महासागर है। तो इनसे सटे हुए जो राज्य हैं, देखो इधर से चलेंगे, ये सब क्या हैं? भारत के वो राज्य हैं जो समुद्र तट पर बसे हुए हैं। हमारा भारत यहाँ तक है, पश्चिम बंगाल तक, क्योंकि ये त्रिपुरा बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है, त्रिपुरा नहीं बसा हुआ, इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, या कुछ हिस्सा इसका मान सकते हैं, उसके नहीं, इसलिए ना मानने का कारण मैं बता रही हूँ क्योंकि ये जो सीमा है ये म्यांमार की है, राज्य जो अलग देश है। तो इनकी बात कर लेते हैं। देखो आप, गुजरात है आपका, दमन एंड द्वीप है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है ये। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश अलग है, राज्य अलग है। महाराष्ट्र है आपका, गोवा राज्य है बेटा, कर्नाटक है आपका, केरल है आपका, इधर से तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है। ये वो राज्य हैं जो समुद्र तट के किनारे बसे हुए हैं। तो आपको इन सब के नाम लिखने हैं। ठीक है, देखो बेटा, जो राज्य मैंने अभी आपको दिखाए थे ना मैप में, उन सब के मैंने नाम लिख दिए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ऐसे राज्य जहां से हम समुद्र तट देख सकते हैं। समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा, वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सभी भारत के राज्य हैं। मैंने दमन एंड द्वीप को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, राज्यों की बात हो रही है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जो समुद्र, जो तटीय क्षेत्रों में, मतलब जहाँ पे समुद्र होंगे उसके किनारे का जो तट होगा उन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। मतलब समुद्र के किनारे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो देखो बेटा, जो अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा तो हमें पानी ही देखने को मिलेगा, है ना। समुद्र में पानी पानी होगा तो तट पे पानी पानी होगा। अच्छा, रेत देखने को मिलेगी, रेत होगी ना वहां आसपास। समुद्र का एक तट दिखाती हूँ, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। देखो,
इस तरह से ये आपका समुद्र है और ये इसका तट है यानी किनारा है। तट यानी किनारा। यहाँ क्या क्या है, एक तो यहाँ किनारे पे पानी है, इधर रेत है। तो नाव और जहाज दोनों हो सकती हैं, नाव भी हो सकती है, बड़े जहाज भी हो सकते हैं, क्योंकि समुद्र में तो जहाज ही चलते हैं ना। अच्छा बेटा, वहाँ पे बहुत सारे मछुआरे भी होते हैं, और मछुआरे क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, है ना। नारियल के पेड़ होते हैं वहाँ पर, है ना। और वहाँ पे अनेक सैलानी मतलब घूमने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो खेती के लिए इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अपनी नदियाँ बनाकर अपने खेतों तक, या छोटी नहर बनाकर अपने खेतों तक लेके जाते हैं। तो हमें 5 चीज़ों के नाम बताने हैं, तो हम जो हमें दिखाई दे रहा है वही 5 चीज़ें बता देंगे। एक तो हमें पानी दिखाई दिया सबसे ज़्यादा, फिर रेत दिखाई दिया, फिर हमें नाव दिखाई दी, जहाज दिखाई दिए, ठीक है, और मछुआरे दिखाई दिए। अब मछुआरे क्या काम करते हैं, मछली पकड़ते हैं। उनके पास क्या होगा, मछली पकड़ने के लिए जाल होगा। तो इस तरह की 5 चीजें लिख दे, मैंने 7 चीजें बता दी आपको, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज आ रही है जो आप वहां गए और आपने देखी है, तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। यही बेटा मैंने मेंशन कर दिया है, समुद्र तटीय क्षेत्रों से हम पानी, रेत, नाव, जहाज, मछुआरे, मछली पकड़ने का जाल आदि चीजें देख सकते। एक बेटा वहां पे बंदरगाह होती है, समुद्र के जो तट होते हैं वहां पे बंदरगाह होती है, मतलब जहाज आके जहां रुकते हैं ना, उस जगह को बंदरगाह बोलते हैं। तो बंदरगाह पे सामान चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है। तो अनेक प्रकार के डिब्बे होते हैं, उनमें सामान होता है दूसरे देशों से जो मंगवाया जाता है। भारत में भी एक जगह से दूसरी जगह जो समुद्र के रास्ते सामान जाता है, तेल के टैंक होते हैं, ऐसी अनेक चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो बिल्कुल आसान वाली हैं वो मैंने आपके लिए लिखी हैं कि आपको आसानी से याद भी रह जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका आज का काम था, सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। 7 तारीख 1 जनवरी 2022 का, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चे इस काम को पूरा करके अपने टीचर को भेज देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत आप सभी ने 4 तारीख का काम कर लिया, उसके बाद 7 तारीख का काम कर लिया। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपने 12 का काम करना है आज। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए, आज हम करेंगे 12/1/2022 बुधवार। ये वीडियो बीच में छूट गई थी, मुझे बाद में पता चला, इसीलिए मैं इसको बाद में बना रही हूँ। कल्पना कीजिए आप पहाड़ों पे घूमने गए हैं और उसके बारे में अपने विचार लिखिए। देखिए बेटा, पहाड़ी इलाके में अगर आप घूमने जाओगे तो क्या मिलेगा, पहाड़ मिलेंगे, हरियाली मिलेगी, पेड़ पौधे मिलेंगे, ठीक है ना। पहाड़ी में ठंड होती है तो ऊनी वस्त्र मिलेंगे। अच्छा, ऊन के लिए भेड़ पालते हैं लोग, तो वहां पे भेड़ें मिलेंगी, ठीक है। वहां पे जो खेती की जाती है वो इस तरह से की जाती है जो मतलब पहाड़ी इलाकों में हो सके, है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ की तरह हो जाएगी। अच्छा, वहां पर बेटा एक और चीज, जो घर होंगे वो उनकी छत ढलवा होगी, क्योंकि बर्फ का पानी या पहाड़ों से गिरने वाला पानी या बारिश का पानी छत पे ना रुके, है ना। तो बस यही सब बातें लिख देंगे। आपको सिर्फ कल्पना करके सोच के लिखना है। ये सच्ची वाली बातें नहीं है यहाँ पे कि सच में क्या था। आप अपने दिमाग में जो आए वो लिख सकते हो। अच्छा, अगर आपकी कल्पनाओं में कुछ और है तो आप वो भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि जो मैं बता रही हूँ वही है। कोई गया है, उसने जो कुछ देखा है वो बातें लिख सकता है। नैनीताल, शिमला, कुल्लू मनाली, वैष्णो देवी, इस तरह के जो यात्रा स्थल हैं वो बेटा पहाड़ी इलाकों में स्थित है, तो उन्हीं के बारे में आप 4-5 लाइनें लिख देना। चलिए मैं भी लिख देती हूं आपके लिए। देखो बच्चों, मैंने इसका आंसर लिख दिया है और मैंने सिर्फ कल्पना से ही लिखा है, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं या जैसा मैंने सुना है उसके अनुसार, ठीक है। मैं अपने परिवार के साथ पहाड़ों में घूमने गया। कहाँ गया? अपने सपनों में, अपनी कल्पना में। कल्पना मतलब आपको सिर्फ सोचना है, सच में नहीं होता। हमें बहुत मजा आया। आप देखो बेटा, कल्पना करो, कुछ भी करो। कई बार देखो हम कल्पना करते हैं ना तो वैसा ही होता है। अगर आप अभी बैठ के एक बार सोचो मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, तो देखना आपके मुंह में आइसक्रीम का स्वाद आ जाता है। ये होती है कल्पना, ठीक है। बहुत मजा आया। चारों तरफ पहाड़ और गहरी खाई ही नजर आती है। अब पहाड़ होंगे तो खाई भी होगी, है कि नहीं बात। पहाड़ों पर उगे पेड़ों से चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। वहां पर बने घरों की छत ढलवा है।
मौसम बहुत ही सुहावना है, क्योंकि पहाड़ों का इलाका जो होता है वहां पे हल्की हल्की ठंड होती है, इसीलिए मौसम सुहावना रहता है हमेशा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सर्दी में तो बर्फ गिरती है, लेकिन एक सच्ची बात बताऊं, जहां अभी हमारे यहाँ पे जितनी ठंड है ना, इतनी ठंड नहीं होती बर्फ में भी। ठीक है, बर्फ गिरती जरूर है लेकिन इतनी ठंड नहीं होती। रास्ता उबड़ खाबड़ था, पहाड़ी इलाकों का रास्ता हमेशा उबड़ खाबड़ ही होता है। वहां पर जो जानवर हैं वो कौन से हैं? खच्चर, भेड़, बकरी आदि इस तरह के जानवर अधिक मिलते हैं। क्योंकि याक भी मिलता है, वो मैं लिखना भूल गई, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह का मतलब अपना अनुभव बताना आपको कैसा लगा। इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं कि आप किस किस वाहन में बैठे या कैसे कैसे गए। ठीक है, जो गए हम वही लिखेंगे ना, मैं नहीं गई तो मैंने अंदाजे से आपका काम पूरा करवा दिया। दूसरा है ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जो आप पहाड़ों पर देख सकते हो। देखो बेटा, पहाड़ों पर एक तो पहाड़ी देखेंगे हम, है कि नहीं? अच्छा, दूसरा क्या देखेंगे? जो पेड़ होंगे वो कैसे होंगे। तीसरा कौन से जानवर होंगे, घर कैसे होंगे, है ना, मौसम कैसा होगा, सुहावना मौसम होगा। बर्फ देख सकते हैं पहाड़ों पर, है कि नहीं? पहाड़ों पर कौन सा जानवर देख सकते हैं? याक देख सकते हैं, खच्चर, भेड़, बकरी देख सकते हैं, ढलवा छत वाले घर देख सकते हैं। अच्छा, पहाड़ों पर जो खेती की जाती है ना बेटा, वो सीढ़ी नुमा की जाती है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे घर में सीढ़ी बनाते हैं ना, ऐसे सीढ़ी बना देते हैं, क्योंकि पहाड़ों को पूरा काटना मुश्किल होता है, इसीलिए जहां पे जैसे कट जाता है वहां पे एक तरह से सीढ़ी बन जाती है। ठीक है, तो पहाड़ों पर दिखने वाली 5 चीजों की सूची जो हम पहाड़ों में देख सकते हैं वो बतानी है। देखो बच्चों, मैंने इसका भी आंसर लिख दिया है। 5 चीजों की सूची बनानी थी जो हम पहाड़ों पर देख सकते हैं। पहाड़ देख सकते हैं, खाई देख सकते हैं, ढलवा छत वाले घर देख सकते हैं, भेड़, खच्चर, याक देख सकते हैं, हरियाली देख सकते हैं, सीढ़ी नुमा खेत देख सकते हैं, सुहावना मौसम देख सकते हैं। ठीक है, बर्फ भी देख सकते हैं। मैं कुछ बातें भूल जाती हूँ लिखते टाइम, तो बर्फ भी देख सकते हो आप सभी वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस कार्य को पूरा कर लेना। इस काम में बस यही 2 प्रश्न थे। ठीक है बच्चों, हेलो प्यारे बच्चों। बेटा कक्षा 4 में सामाजिक ज्ञान में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपने 4 तारीख का काम कर लिया, 7 तारीख का काम कर लिया, उसके बाद आप सभी ने 12 तारीख का भी काम कर लिया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम हमारा अंतिम कार्य 15/1/2022 दिन शनिवार का कार्य करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका कार्य पूरा हो जाएगा, तो आप सभी इस कार्य को पूरा कर लेना। इसका हमारा विषय बेटा अलग अलग है, कईयों को मिला के दे रखा है। चलो पहले प्रश्न से आरंभ करते हैं। अपने दादा दादी से उनकी पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करनी है। इसमें लिखना कुछ नहीं है, बातचीत करनी है। एक तरह से आपको अपने दादा दादी से बात करनी है कि उनको क्या फल पसंद है, क्या सब्जी पसंद है, क्या खाने में किस तरह की, बाजरे की, गेहूं की, मक्के की, जौ की कौन सी रोटी पसंद है। ठीक है, और उनको कौन सी जगह पसंद है। उनको एक तरह से आपको अपने दादा दादी के साथ समय बिताना है। सीधी सी बात तो यही है कि खूब मस्ती करते हुए, क्योंकि देखो दादा दादी हैं या जो परिवार का बड़ा सदस्य होता है ना, किस्मत वालों को मिलता है। उन बच्चों से पूछ के देखो जिनके दादा दादी उनके पास नहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो अपने दादा दादी से अलग रहते हैं। एक सच्ची बात यह है कि मम्मी पापा बच्चों से जितना प्यार नहीं करते ना, उससे ज्यादा प्यार दादा दादी करते हैं। क्योंकि एक कहावत है बेटा, मूल से ब्याज प्यारा, कि अगर आप किसी को मूलधन कुछ पैसा देते हो तो ब्याज ज्यादा प्यारा लगता है। तो आप तो ब्याज हो ना। ठीक है, तो आपको अपने दादा दादी के साथ समय बिताना है, उनसे उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछना है। और अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें मैं क्या बताऊंगी, अब आपके दादा को क्या पसंद है, दादी को क्या पसंद है। ठीक है, अलग अलग हो सकता है। अच्छा, जिन बच्चों के पास उनके दादा दादी नहीं रहते, अब वो क्या करेंगे? वो अपने मम्मी पापा की पूछ लेना, बात वही है। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे चर्चा करनी है, और चर्चा करने के बाद कुछ पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मनाही कोई नहीं है। अगला है मेरे दादा दादी पंक्ति पर 5 पंक्तियां लिखी है। मतलब आपको अपने दादा दादी के ऊपर 5 पंक्तियां लिखनी है। दोनों को मिला के ही लिखना है कि मेरे दादा दादी
गांव में रहते हैं, मेरे दादा दादी शहर में रहते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे खिलौने दिलाते हैं, मेरे लिए खाना, मेरी दादी मेरे लिए खाना बनाती है, मेरे दादाजी मेरे साथ खेलते हैं। इस तरह से अपने दादा दादी के ऊपर 5, 7, 10 जितनी लाइनें लिखना चाहें उतनी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर वही बात, अब कई बच्चे कहेंगे मैम मेरे दादा दादी या तो है ही नहीं या फिर मेरे साथ नहीं रहते। साथ नहीं रहते वो लोग फिर भी लिख सकते हैं, क्योंकि गांव में मिलने तो जाते हो ना, लेकिन जिनके नहीं है वो अपने माता पिता के ऊपर लिख देना। ठीक है, बात समझा दी मैंने आपको, काम जरूर पूरा करना आपको। मैं भी लिख देती हूँ, मैं लिखूंगी अपने दादा दादी के ऊपर 5 पंक्तियां, तो जिनके दादा दादी नहीं है वो माता पिता के ऊपर लिख देना, मिलती जुलती लिख देना। देखो बेटा, मैंने इसका आंसर लिख दिया है और ऊपर लिखा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 5 लाइनें लिखनी थी, मैंने 5 ही लिखी हैं। मेरे दादा दादी जी हमारे साथ ही रहते हैं, वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाती हैं, मेरे दादाजी मुझे बाहर घुमाने ले जाते हैं, मेरे दादाजी दादी जी हमें पापा की डांट से बचाते हैं। कोई गलती हो जाते है पापा मम्मी डांट लगाते ना, लेकिन दादा दादी बहुत ही अच्छे होते हैं। वो जब पापा डांट लगाते हैं ना, कहते हैं नहीं नहीं बच्चे को डांट नहीं लगाना, बच्चे की पिटाई नहीं लगाना। मेरे दादा दादी तो मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। क्या आपके करते हैं? कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। और इसके अलावा भी बेटा, जो आपके दादा दादी आपके साथ करते हैं, आपके लिए नए खिलौने लाएं, किताबें दिलवाएं, आपके ध्यान रखें, वो बातें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 5 बातें बतानी थी तो मैंने 5 बातें बताकर आपको आइडिया दे दिया है कि इस तरह से आपको ये काम करना है। ठीक है, अगला है बेटा, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, इससे हमें क्या हानि होती है, प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, पहले तो ये प्रदूषण के प्रकार इन्होंने दे रखे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण, जिससे हमारे कानों को नुकसान होता है, हमारे सिर में दर्द हो जाता है। जल प्रदूषण, इसको आप जल प्रदूषण में जो हमारा पानी गंदा हो जाता है। वायु प्रदूषण, जो धुएं के कारण होता है। तो इसमें कितने तरह का प्रदूषण हो गया? 3 प्रकार का, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, सब हमारे लिए खतरनाक होता है, किसी न किसी रूप में वो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। ध्वनि वाले से हमारे कानों में दर्द होता है, कान के पर्दे फट सकते हैं, साथ साथ हमारे सिर में दर्द होता है। ऐसे ही जल प्रदूषण से हम बीमार हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और वायु प्रदूषण में तो बेटा, सांस लेने से, अभी दिल्ली में कितना वायु प्रदूषण था, ये भी समझाने की जरूरत पड़ेगी। देखो, आप स्कूल बंद होके घर बैठ गए, किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण, है ना। तो प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्रदूषण कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो शोर ना करें ध्वनि प्रदूषण के लिए, अपना कूड़ा कचरा नदी नालों में ना बहाएं जल प्रदूषण को रोकने के लिए, फैक्ट्रियों को शहर से बाहर लगाएं, और सबसे जरूरी और सबसे आसान है, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जो कि तीनों प्रकार के प्रदूषण में लाभदायक है। ठीक है, तो ये जो बातें मैंने आपको समझाई हैं, ये अभी मैं लिख देती हूँ, साथ साथ अगला प्रश्न भी करवा देती हूँ। अपने माता पिता से चर्चा कीजिए, आपके घर में नल, मतलब आपके घर में पानी कहाँ से आता है। बेटा, दिल्ली में सभी के घरों में पानी नल के द्वारा आता है, और नल में कहाँ से आता है? दिल्ली जल बोर्ड द्वारा। ठीक है, नदियों पे बांध बनाकर शहरों की तरफ मोड़ा जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, और समय समय पर लोगों के घरों पर पहुंचाया जाता है। तो दिल्ली जल बोर्ड इस कार्य को करता है। तो हमारे घर में जो पानी है वो नल से आता है, और नल में पानी दिल्ली जल बोर्ड से आता है। ठीक है, तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर लिख देती हूं, फिर हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए मैंने दोनों का आंसर लिख दिया है। पहले तो इसी का पढ़ लो, अपने माता पिता से चर्चा करो, आपके घर में पानी कहाँ से आता है। हमारे घर में जल नल से आता है, और नल में दिल्ली जल बोर्ड से आता है। और फिर ये प्रदूषण वाली बात, प्रदूषण 3 प्रकार का होता है, ध्वनि, जल, वायु। जो ये पिक्चर दे रखी है, इन्हीं से देखकर, इन पिक्चर्स को भी आप अपनी कॉपी में बनाना चाहो बना सकते हो। प्रदूषण चाहे किसी भी प्रकार का हो, वह हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर, मतलब हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उस पर बुरा प्रभाव डालता है। प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए,
शोर कम करना चाहिए, अपनी गंदगी नदी नालों में नहीं फेंकनी चाहिए या बहानी चाहिए, फैक्ट्रियों को शहर से दूर लगाना चाहिए। ठीक है, ये था आपका 15 तारीख का कार्य, इसको आप पूरा कर लेना। उम्मीद करती हूँ ये कार्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, पूरा करके अपने टीचर को भेज देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।